लास्ट टॉपिक शुरू करेंगे विच इज़ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़। अगर किसी भी कंट्री को दूसरी कंट्री के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से सीखना है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रूट्स ऑफ देयर सक्सेस एंड फेलियर्स। बट फॉर दैट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो रिफॉर्म्स इनिशिएट कब हुई। तो वी हैव स्टडीड चाइना में रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन 1978, इंडिया में द रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन 1991, जबकि पाकिस्तान में रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन 1988। अब नाउ वी विल स्टडी द अचीवमेंट्स फ्रॉम देयर सक्सेस एंड देयर फेलियर्स, कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में जो भी पॉलिसीज़, जो भी रिफॉर्म्स इनिशिएट हुए उनके क्या सक्सेस हैं और क्या फेलियर्स हैं इन द प्री एंड द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। सो लेट अस स्टार्ट विथ चाइना। चाइना ने रिफॉर्म्स क्यों इंट्रोड्यूस किए? क्योंकि उस पीरियड में जब माओ रूल कर रहा था। सो इफ़ यू लुक एट चाइना, तो व्हाई डिड चाइना इंट्रोड्यूस द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन 1978? अगर हम प्री रिफॉर्म पीरियड में देखें, प्री रिफॉर्म, तो वी कैन सी दैट माओ के रूल में इकोनॉमी मूव्ड एट अ स्लो पेस, तो स्लो ग्रोथ रेट था, एंड दूसरा देयर वाज लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ऑल्सो डिस्पाइट इंट्रोड्यूसिंग द पॉलिसीज लाइक GLF, इकोनॉमी को उतना फ़ायदा नहीं हो रहा था जितना होना चाहिए। सो प्री रिफॉर्म पीरियड में क्या फैक्टर्स थे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने के? पहला, द इकोनॉमी मूव्ड एट अ स्लो पेस ऑफ ग्रोथ, एंड सेकेंड वाज लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, then third was despite introducing the policies like GLF, the per capita grain output of the economy remained same as in the 1950s. तो 1978 और 1950s के per capita grain output में कोई change ही नहीं था, तो economy को reforms लाने की ज़रूरत पड़ी। Now in the post reform period, there was a major improvement in the infrastructure, healthcare and the education sector. So reforms आने के बाद सभी sectors में बहुत improvement हुआ था। तो इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड्स पॉलिसीज़ को बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ किया गया, जिससे ऑल द सोशल एंड द सोशल इंडिकेटर्स ऑल्सो इम्प्रूव्ड। देन वी नो दैट द चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। तो चाइना ने अपनी एक्सेस पॉपुलेशन का बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ किया, जिसकी वजह विच प्रूव टू बी अ ट्रम्प कार्ड फॉर देयर इकोनॉमी। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द पाकिस्तानी इकोनॉमी एंड देयर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। सो इफ़ वी लुक एट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में पॉलिसीज़ जब इम्प्लीमेंट हुई तो दे वर नॉट एज फ्रूटफुल एज दे वर एक्सपेक्टेड टू बी। मतलब जितना उनको इकोनॉमिक ग्रोथ शो करना चाहिए था उतना इम्प्रूवमेंट उन रिफॉर्म्स ने नहीं शो किया। यू वुड बी शॉक्ड टू नो कि the GDP growth rate in 1980s were higher than growth rate of 1990s. Also, the poor population earlier was 40% in Pakistan. In the later phase, it decreased to 25%. And then later in the 1990s, again it increased, again the poor population increased. So we can say that Pakistan में the reforms did not show the effect as they were expected to be. What was the reason for the slow economic growth of Pakistan and the re-emergence of poverty? क्यों बार बार पॉवर्टी डिक्रीज होने के बावजूद इंक्रीज हो जा रही थी और इकोनॉमी स्लो रेट पे ग्रो कर रही थी? दिस वाज बिकॉज द पाकिस्तानी इकोनॉमी वाज नॉट बेस्ड ऑन द टेक्निकल चेंज बट ऑन द गुड हार्वेस्ट। मतलब अगर उस साल हार्वेस्ट अच्छी होगी द इकोनॉमी वाज गुड एंड वाइस वर्सा। तो जो इकोनॉमी थी दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन द इंस्टीट्यूशनल चेंज ऑफ द टेक्निकल institutional and the technical changes but on the good harvest. So this was the reason of the re-emergence of poverty and low pace growth.
Also, the Pakistani economy was much more dependent on the foreign remittances and the funds. जो भी फंड्स आते थे वो फॉरेन से आते थे, जो भी उनके इमिग्रेंट्स जो मिडल ईस्ट में रिसाइड कर रहे थे या फिर जो वेस्टर्न नेशंस उनको सपोर्ट कर रहे थे. बट फॉरेन से फंड्स लेने का नुकसान ये हुआ कि दे वर नॉट एबल टू पे देम बैक. तो इस वजह से इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आया था एंड द इकोनॉमी बिगैन टू डिग्रेड. हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी पढ़ा था कि जो इकोनॉमी थी, द जीडीपी एंड द सेक्टर्स में पढ़ा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ डिग्रेडेड टू 4.4%. तो पाकिस्तानी इकोनॉमी स्लो पेस ऑफ ग्रोथ से बढ़ रही है बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स. The factors which caused the slow economic growth in Pakistan were the floods which affected the agriculture and the infrastructure. Then there were delays in the implementation of the reforms, the energy crisis which caused the FDI to decline, and many more factors like the security conditions were not good in the country. So all these factors again led to the slow economic growth of Pakistan. So ये हमने डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ पढ़ लिया पाकिस्तान और चाइना की कि कैसे उन्होंने अपने प्री रिफॉर्म और पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में क्या उनकी अचीवमेंट, उनके सक्सेस या उनके फेलियर रहे. नाउ वी विल कंक्लूड द चैप्टर. In the end, we can say that till 1970s, all the three economies had slow rate of growth. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ परफॉर्मिंग मॉडरेटली राइट नाउ, बट स्टिल 1/4 of the population is living below the poverty line and there is lack of infrastructure and agricultural reforms in the country. अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान is growing at a slow rate because of the dependence on the foreign funds and not good implementation of the reforms. अगर चाइना की बात करें, पाकिस्तान's low economic growth was caused due to political instability and much more dependence on the foreign funds and bad performance of the agricultural sector. जबकि अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में the only problem is the lack of political freedom and the implications of the foreign rights. फिर भी of the human rights, फिर भी चाइना managed to grow at a growth rate of 10%. सो ये हमने इस चैप्टर में इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की इकोनॉमीज़ के बारे में पढ़ लिया है. इस चैप्टर को आप पॉइंट वाइज अपने नोट्स बनाएं तो आपको ये चैप्टर पढ़ने में आसानी रहेगी. थैंक यू.